बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। खास करके हिंदी में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है उसका ऑलरेडी जो है मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर करवा दिया है। 2 मॉडल पेपर उसके हो चुके हैं पेपर 1 के। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है पेपर 2 से रिलेटेड है। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि सर जी पेपर 2 के यानी कि जो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की जो वीडियो आप बनाते हो या मॉडल पेपर जो आप सॉल्व करवाते हो उसको करवा दीजिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किए, तो मैंने सोचा कि भाई इसका वीडियो जल्दी आपको देना चाहिए। तो बड़ी ही एक प्रकार से मेहनत करने के बाद में ये मॉडल पेपर आपके समक्ष आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इन प्रश्नों को हमने समाहित किया है। लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे, सेशन में एंजॉय करेंगे ज़रूर, चूँकि बहुत सारा जानकारी या बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा में 2024 की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आने वाली परीक्षा 25-26 में भी पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग पहले से ही प्रिपेयर हो पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य से बनने वाले, ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चंस आंसर्स आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा किए जाएंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें उनमें से देखें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला प्रश्न है, और खास करके जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ये सब चूंकि उस समय राष्ट्रीय काव्य धारा जब या राष्ट्रीय काव्य धारा उदय हो रही थी उस समय भी एक प्रकार से आप इसको आर्य समाज के बारे में जान सकते हैं। तो आर्य समाज की भी भूमिका होती है इन सभी चीज़ों में। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। तो आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले जानिए करी किसने थी। तो आर्य समाज की स्थापना करी थी किसने भाई? दयानंद सरस्वती ने करी थी। स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थापना हुई थी आर्य समाज की? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, क्लियर। कहाँ पर? मुंबई, यानी कि बंबई में स्थापना हुई थी आर्य समाज की। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? देखिए जायसी की अगर बात की तो प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, और इसके अलावा मंझन की बात करें तो वो भी हैं, और कुतुबन की बात करें तो कुतुबन भी ये प्रेमाश्रयी शाखा से रिलेटेड हैं। हिंदी साहित्य की अगर बात की है तो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल होता है उस भक्ति काल में 2 विचारधाराएँ चलती हैं। एक होती है जो है सगुण भक्ति शाखा, और एक होती है निर्गुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा में 2 संप्रदाय हैं, एक प्रकार से एक निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और एक निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा जो है उसमें जायसी हैं, मंजन है, कुतुबन है, शेख निसार हैं, ये सब जो है शामिल हैं। जायसी की बात की तो आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है, चूँकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ही जायसी के बारे में। ठीक है, तो मंझन, कुतुबन और जायसी ये सब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। जबकि बात की है सूरदास जी की, सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है, यानी सगुण भक्ति शाखा में 2 पार्ट होते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है सूरदास और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है तुलसीदास। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। और जायसी की बात की तो प्रेमाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, अवधि में अपनी रचनाओं को लिखते हैं। सूरदास जो है वो ब्रज भाषा में लिखते हैं, और जायसी जो है एक प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। आपको बताऊँ जायसी के बारे में तो और तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे हालांकि यहाँ पर पूछे नहीं जाएंगे, तो इसीलिए मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर पूछे जाने होते तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर जायसी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो है जायसी राष्ट्रीय काव्य परंपरा से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर आपसे बन सकता है कुछ ऐसे, तो यहाँ पर सूरदास आप लगाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है? इनमें से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? देखिए तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है। इसके अलावा अग्रदास भी राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, और नाभादास भी राम भक्ति शाखा से ही रिलेटेड हैं। राम भक्ति शाखा में मुख्य रूप से तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, यानी श्री रामचरितमानस, वो बड़ी फेमस रचना है और सबसे प्रसिद्ध रचना है राम भक्ति शाखा की। और सबसे प्रसिद्ध कवि रहे तुलसीदास जी महाराज राम भक्ति शाखा के। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन तुलसीदास के संबंध में कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भारत का लोक नायक हुआ है तो वो तुलसीदास ही हुए हैं। ठीक है, चतुर्भुज दास की बात की तो चतुर्भुज दास जो थे ये कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा ये चतुर्भुज दास शिष्य थे किसके? गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हुआ करते थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ वो हैं जो अष्टछाप के कवियों का संग्रह करते हैं,
अष्टछाप के कवियों का संग्रह गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य उसमें शामिल होते हैं और 4 शिष्य गोस्वामी वल्लभाचार्य के शामिल होते हैं, ठीक है। और वल्लभाचार्य के शिष्य में खास करके सूरदास भी होते हैं, क्लियर। और उन्हीं वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनका नाम था कुंभन दास। उन्हीं कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, ठीक है। तो चतुर्भुज दास जो है कुंभन दास के पुत्र हैं। कुंभन दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं चतुर्भुज दास, ठीक है। ध्यान रखेंगे अष्टछाप के कवियों में एक प्रकार चतुर्भुज दास का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख कवि जो है वो कौन है? सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित में से कवि मतलब किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो बाल वर्णन की बात जहां पर हो वहां पर सूरदास आप लगाएंगे। वात्सल्य सम्राट एक प्रकार से कवि भी कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट किसको कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेशन रखते हैं। कृष्ण भगवान जब बचपन में होते हैं तो बचपन की अवस्था के बारे में या कृष्ण भगवान के बाल वर्णन में सबसे जबरदस्त भूमिका निभाई है जो है सूरदास जी ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा से रिलेटेड हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से। बिहारी जो है रीति सिद्ध परंपरा से रिलेटेड हैं और आचार्य केशवदास की अगर बात किया है तो रीतिबद्ध परंपरा से रिलेटेड है और ये दोनों रीति काल से संबंधित हैं, ठीक है। कुछ लोग केशवदास को भक्ति काल का कवि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? वल्लभाचार्य कौन है? गुरु सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। और इसके अलावा कृष्णदास के भी गुरु हैं और कृष्णदास के पुत्र कौन थे? मैंने आपको बताया था, ठीक है। कृष्णदास जो हैं वो एक प्रकार से शिष्य थे वल्लभाचार्य के। अच्छा, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे जो कि अष्टछाप के कवियों में संग्रहित थे, अष्टछाप के कवियों में संकलित थे। तो 4 शिष्य कौन कौन से थे? एक तो थे कृष्णदास, दूसरे थे आपके सूरदास तो थे ही सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सूरदास। और 2 लोग और थे। एक तो मैंने आपको बताया था कुंभन दास जिनके पुत्र हैं चतुर्भुज दास, ठीक है, जो कि एक प्रकार से अष्टछाप के कवि में संकलित हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं। तो सूरदास, कृष्णदास और एक कुंभन दास और एक नाम है और परमानंद दास, ठीक है। ये 4 शिष्य जो थे ये एक प्रकार से कृष्ण भक्ति परंपरा से थे और ये जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे जो कि अष्टछाप के कवियों में संकलित थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए कबीरदास जो है स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जो है निर्गुण ज्ञानासरी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सगुण भक्ति शाखा में देखिए सूरदास बिल्कुल हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है लेकिन सगुण भक्ति उपासना करते हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है, सगुण उपासना करते हैं, सगुण भक्ति शाखा से रिलेटेड है। मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण को एक प्रकार से अपना सखा रूप में जो है प्रेम मतलब उनसे प्रेम भी करती हैं, पूजा भी करते हैं, उनके प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती हैं। तो मीरा भी सगुण भक्ति परंपरा से ही रिलेशन रखती हैं, सूरदास और तुलसीदास भी, ठीक है। भारतेंदु हरिचंद जी जो हैं ये भक्ति परंपरा से नहीं रिलेटेड रखते हैं, ये आधुनिक कवि हैं, मतलब आधुनिक काल के कवि हैं और खास करके इन्हीं के नाम पर एक युग भी बनता है 1850 ईस्वी से लेकर के आप देखते हैं 1900 तक का जो समय काल है वो एक प्रकार से भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। और भारतेंदु युग जो है ये भारतेंदु हरिचंद के नाम पर ही पड़ा है। भारतेंदु हरिचंद की बात की तो नाटकों के प्रणेता यही हैं, ठीक है। भारत में खास करके या हिंदी थिएटर या हिंदी रंगमंच की बात अगर की जाए तो उसके संस्थापक हैं यही भारतेंदु हरिचंद जी ही। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है? सगुण भक्ति धारा का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो श्री रामचरितमानस है और इसके रचयिता है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सा कवितावली और जो है कवितावली और रामलला नचहूँ, रामलला नचहूँ गमलता नहीं, रामलला नचहूँ, कवितावली और श्री रामचरितमानस, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? अच्छा वैसे तो 12 रचनाएं तो गोस्वामी बाबा की हैं लेकिन ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। साहित्य लहरी, सूरसारावली और सूरसागर, ये रचना है किसकी? 3 रचनाएं मुख्य रूप से सूरदास की बड़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल भी कहा जाता है हिंदी साहित्य में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो देखिए रामचरितमानस जो है ये किस काल से रिलेटेड है? ये भक्ति परंपरा से रिलेटेड है। बिहारी सतसई की बात की तो रीति काल से रिलेटेड है, बिहारी ने लिखा है। 713 या 719 दोहे जो है इसमें संकलित है कुल मिलाकर के, ठीक है।
बिहारी सस्सई में मात्र एक रचना है बिहारी सस्सई की। रश्मि रथी की बात की तो दिनकर की रचना है, ये आधुनिक काल की रचना है, खास करके आप देखते हैं प्रगतिवाद की रचना है रश्मि रथी। ठीक है, दीप शिखा की बात की है तो ये छायावाद की रचना है। रामचरितमानस की बात की तो भक्ति काल की रचना है। दीप शिखा के लेखक कौन है? दीप शिखा के लेखिका हैं और खास करके उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। छायावाद की दुर्गा कहा जाता है, छायावाद की प्रधान स्तंभों में से एक हैं, 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित कौन सा ग्रंथ है इसमें? तो बिहारी सस्सई है, एकमात्र ग्रंथ है बिहारी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहारी सस्सई में 713 या 719 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? राज्य प्रशांति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता या फिर नीति? तो जो है प्रमुख प्रवृत्तियों में से अगर देखेंगे रीतिकाल की तो प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी भाई? प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रमुख प्रवृत्ति जो है खास करके किसकी रीतिकाल की? वो है श्रृंगारिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दीप शिखा का प्रकाशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। रश्मि रथी का प्रकाशन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। रश्मि रथी एक खंड काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था? तो जॉन लॉक का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1632 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, रिंगटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था जॉन लॉक का। और खास करके उदारवाद के यहाँ पर गलत लिख गया है। उदारवाद के पिता किसको कहा जाता है? उदारवाद के जनक या उदारवाद के पिता हैं जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता जॉन लॉक को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ठीक है, और ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अच्छा, एक आध प्रश्न और पूछा सकता है आपसे, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी। आपसे पूछेगा रामकृष्ण मिशन आंदोलन किसने चलवाया था? स्वामी जो है विवेकानंद ने चलवाया था इसको। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की है। वेदों की और लौटो किसने कहा? इसका नारा कौन दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। ठीक है, ये सब आपसे पूछेगा। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती ने करी है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। कब? 1828 में। क्लियर, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये एक प्रकार से भूमिका होती है राष्ट्रवाद की। तो यूनिट 1 में आपसे वहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ से प्रश्नों को आपके समक्ष रखा है। बाकी आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग 8 कविताओं की जो शुरुआती कविताएं हैं उनकी व्याख्याएं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सारी जितनी भी आपके पाठ्यक्रम की कविताएं हैं उन सभी कविताओं की व्याख्या मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है? आदिकाल की, मध्यकाल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की? तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो आदिकाल की रचना है। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। कितने सर्ग हैं या कितने समय है इसमें? अच्छा, पृथ्वीराज रासो जो है 69 समय में बटी हुई रचना है। ये बात 69 समय है इसमें। समय माने होता है कांड या सर्ग। ठीक है, तो 69 समय में बटी हुई है। लगभग 68 प्रकार के छंद जो है पृथ्वीराज रासो में वर्णित हैं। 10,000 से अधिक छंदों का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक है, दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बारे में रचना एक प्रकार से बताती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो का समय किस समय तक माना जाता है? तो 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक का समय माना जाता है पृथ्वीराज रासो का रचना काल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पद्मावती के सुक का क्या नाम था? सुक मतलब होता है तोता या सुग्गा। तो पद्मावती का एक तोता हुआ करता था, उसका क्या नाम था? हीरामन नाम का तोता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चंद्रबरदाई कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि थे या नाटककार थे, साधारण व्यक्ति थे? तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में किस नरेश की गाथा है? बताएं, पृथ्वीराज रासो में किस नरेश की गाथा है? दिल्ली नरेश पृथ्वीराज की। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिल्ली नरेश जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय, उन्हीं की गाथा है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंद हैं? बताएं। 10,000 से अधिक छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। कितने प्रकार के छंद अगर पूछेगा तो बताएंगे 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। पृथ्वीराज रासो में बहुत प्रकार के छंद हैं, लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में किया गया है। पृथ्वीराज रासो कुल कितने समय में बटा हुआ है? तो आप बताएंगे 69 समय में बटा हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अध्याय जो है किस में बटे हैं? सर्ग में, पाठ में, मयूख में या समय में? तो समय में बटे हुए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके,
अच्छा, सबसे अधिक जो है किस छंद का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रसों में? तो छप्पय छंद का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। और खास करके वीर रस और श्रृंगार रस जो है खास करके दोनों पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में आपको मिलेंगे। श्रृंगार रस भी मिलेगा और वीर रस भी मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। और पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है भाई? तो जयचंद्र की पुत्री हैं संयोगिता, और संयोगिता स्वयंवर आपको पता ही होगा, संयोगिता से विवाह होता है पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है उनको वहाँ से ले आते हैं और फिर उसी को लेकर के वाद विवाद होता है। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पद्मावती एक समय है, तो निम्न में से किस प्रकार की कहानी है पद्मावती समय में? तो पद्मावती समय में प्रेम कहानी वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। पृथ्वीराज चौहान कौन सी भाषा बोलते थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कई भाषाओं के जानकार भी थे और खास करके डिंगल पिंगल राजस्थानी सभी भाषा वो बोल लेते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? चंद्रबरदाई का नाम क्या था भाई? मूल नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी, इनका मूल नाम था चंद्रबरदाई का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई मतलब प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे माना जाता है? देखिए, उद्धारक किसे माना जाता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का? तो चंद्रबरदाई तो उसके लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के, लेकिन उद्धारक किसको माना जाता है? कर्नल जेम्स टाड को उद्धारक माना जाता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चंद्रबरदाई का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। चंद्रबरदाई का जन्म जो हुआ था वो संवत 1148 विक्रमी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्त के कवि कौन है इनमें से? कवित्त के कवि कौन है? महाकवि भूषण जो है वो कवित्त के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, महाकवि भूषण जो है वीर रस के कवि कहे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, भूषण जी का जन्म कब हुआ था? बताएं फटाफट से, भूषण जी का जन्म कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे। तो भूषण जी का जन्म जो हुआ था बताएं 1613 में, 1617, 1614, 1615 कब हुआ था? तो महाकवि भूषण का जन्म हुआ था, कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। 1613 में ईस्वी में इनका जन्म होता है। आप अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी तो आप बताएंगे 1715 ईस्वी में महाकवि भूषण की मृत्यु होती है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था टिकवापुर में। ठीक है, दिकारी उत्तर प्रदेश, टिकवापुर दिकारी उत्तर प्रदेश में महाकवि भूषण का जन्म होता 1613 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी और ये खास करके जो है भूषण, महाकवि भूषण जो छत्रपति शिवाजी के दरबार में भी रहा करते थे, साहू जी के दरबार में भी रहे ये, और राजा छत्रसाल के भी दरबार में रहे। छत्रसाल दशक लिखा, शिवा बावनी या तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने और लिखी हैं। महाकवि भूषण जो हैं वो युद्धों में जाते थे और युद्धों का सजीव चित्रण करते थे। महाकवि भूषण वीर थे, खुद भी योद्धा थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अच्छा, पूछेगा महाकवि भूषण का उपनाम क्या है? तो आप बताएंगे भूषण ही उनका उपनाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और रीति काल के कवि है भूषण, ये बात ध्यान रखेंगे। शिवा बावनी जो है छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान करती है और शिवा बावनी में शिवा बावनी, छत्रपति बावनी, छत्रसाल बावनी, ठीक है, ये सब लिखी है उन्होंने। तो शिवा बावनी जो है वो एक छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान करती रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भूषण एक प्रकार से अगर बात की जाए तो भूषण जो है जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि कहे जाते हैं। और आपको बता दूं ये एक प्रकार इनके अन्य नाम भी हैं। एक किंवदंती है कि इनका नाम पतिराम भी है, या जो है मनीराम या पतिराम इनका नाम है, चूँकि इनके 4 भाई हुआ करते थे भूषण के। उन 4 भाइयों का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इनके 4 भाई कौन कौन से थे? एक भाई तो थे चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि जो कि लेखक हैं, मतलब कवि हैं हिंदी साहित्य के रीतकाल के ही। दूसरे इनके भाई थे मतीराम, वो भी कवि हैं। इसके अलावा तीसरे भाई थे इनके नीलकंठ, और नीलकंठ का उपनाम था जटाशंकर, ठीक है। और एक ये हैं यानी कि मतलब कि महाकवि भूषण जो हैं ये एक प्रकार से खास करके इनका उपनाम, मतलब इनके और भी नाम है जैसे कि पतिराम या मनीराम, ये इनका नाम हुआ करता था, किंवदंतियों में बताया जाता है। किंवदंती मतलब कि एक प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है, कोई साक्ष्य इसका नहीं मिला है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा ताकि इसी प्रकार से आपको और भी जो है प्रश्न, मतलब और भी इसी प्रकार से मॉडल पेपर मिलते रहें और आप आसानी से पढ़ते रहें। प्रश्न आपका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस भाषा में कविता लिखते थे? बताएं। ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, तमिल भाषा में, मैथिली भाषा में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो एक प्रकार से जो कविता लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन नाटक और एकांकियों की जो रचना करी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या नाटकों की जो रचना करी है वो
वो उन्होंने या निबंधों की जो रचना करी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो खड़ी बोली में करी है। ठीक है, तो गद्य जो लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र वो खड़ी बोली में लिखते थे और कविता करते थे ब्रजभाषा में। ठीक है, और खास करके आप देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है, प्रिय प्रवास है। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। उससे पहले आप देखते हैं कि जो कविताएं हुआ करती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी और जो एक प्रकार से गद्य रचनाएं हुआ करती थी, गद्य रचनाएं लिखी जाती थी किस में, किस भाषा में? तो गद्य रचनाएं जो होती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, मतलब सॉरी खड़ी बोली में लिखी जाती थी। और पद्य रचनाएं जो होती थी यानी काव्य रचनाएं वो जो है वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की अगर बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी ये द्विवेदी युग से रिलेटेड है। और द्विवेदी युग किस किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को, वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु जी की जो मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 में भारतेंदु जी की मृत्यु हो जाती है। और इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, द्विवेदी जी की अगर बात की जाए, ठीक है, जो है मैथिली शरण गुप्त जी की अगर बात की जाए, मैथिली शरण गुप्त जी वो द्विवेदी जी के अच्छे खासे मित्र भी हुआ करते थे। जब भी द्विवेदी जी को मिला करते थे मैथिली शरण गुप्त तो उनको एक प्रकार से पैर छू करके प्रणाम भी किया करते थे। और मैथिली शरण गुप्त जो है अतीत के या द्विवेदी युग की अगर विशेषता बताएं मैं तो मतलब मैं बताऊं अगर आपको, तो अतीत के जो चीज़ें हुआ करती थी, अतीत की चीज़ों का गौरवगान करके वर्तमान को एक प्रकार से वीर और साहस का परिचय देना होता था। ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त ने जो कि छूट गई थीं। उर्मिला पर इन्होंने लिखा, कैकेयी पर लिखा, ठीक है, और भी चीज़ों पर इन्होंने लिखा जो कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अन्य कवियों की नज़र जहाँ पर नहीं पड़ी थी उन पर एक प्रकार से अपनी लेखनी चलाई है मैथिली शरण गुप्त ने। और मैथिली शरण गुप्त को एक प्रकार से वर्धहस्त प्राप्त था किसका भाई? वह एक प्रकार से एक मेंटोर का काम करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के कवियों के लिए। और खास करके मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ज़्यादा लगाव रहता था, मैथिली शरण गुप्त को बहुत मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की तो भाषा के मामले में भाषा का परिमार्जन पारिष्करण करते हैं, वो सरस्वती पात्रिका का संपादन करते हैं। बड़े फेमस व्यक्ति हैं और बहुत ही जानकार व्यक्ति थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उन्हीं के एक प्रकार से नेतृत्व में या उन्हीं के कहने पर मैथिली शरण गुप्त जो है अलग अलग रचनाओं को लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के में प्रतिभा बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन मातृभूमि की स्तुति गाता है? तो मातृभूमि की स्तुति कौन गाता है, फटाफट से आप बताएंगे। पक्षियों का समूह जो होता है मातृभूमि की स्तुति गाता है। मातृभूमि कविता की व्याख्या मैंने बताई है तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा जरूर, ठीक है। मातृभूमि, तू मातृभूमि सगुण मूत्र सर्वेश की, सर्वेश मानी ईश्वर, ईश्वर की सगुण मूर्ति होती है मातृभूमि। तो आपसे पूछा मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है, तो आप बताएंगे ईश्वर की। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि की करधनी क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। मातृभूमि की करधनी क्या है भाई? मातृभूमि की करधनी जो है वो समुद्र जो है मातृभूमि की करधनी है। और सूर्य और चंद्रमा जो है उसके मुकुट हैं, ठीक है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो मातृभूमि कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मातृभूमि के आभूषण है। मातृभूमि के आभूषण खग, तारे, समुद्र, ये सब आभूषण है मातृभूमि के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है मातृभूमि कविता का मूल अर्थ क्या है? देशभक्ति, वात्सल्य भाव, प्रेम प्रसंग या श्रृंगार। तो मातृभूमि कविता का जो मूल अर्थ है वो देशभक्ति से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि कविता में मेखलाकार से क्या आशय है? मेखलाकार पर्वतों की बात करता है कवि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है मातृभूमि ने किस रंग के परिधान माने वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो आप सभी को पता होगा नीले बितान है, नीला एक प्रकार से परिधान है। तो मातृभूमि जो है वो किस रंग के परिधान धारण किए हुए हैं? तो नीले रंग के परिधान धारण किए हुए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है पालन पोषण इस संपूर्ण धरती पर किसका किया जाता है? जीवों का, निर्जीवों का या महापुरुषों का या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो एक प्रकार से जीवों का जो है पालन पोषण संपूर्ण धरती पर किया जाता है, संपूर्ण धरती करती है, ठीक है। और जीवों का पालन पोषण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता
प्रकट करते हैं या प्रकट कर रहे हैं। तो मातृभूमि के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता या अपनी एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ जो है ये मातृभूमि ने दिया है, तो ऐसी स्थिति में मातृभूमि ही हमारी सब कुछ है। इस प्रकार की बातें वो कहते हैं। और मातृभूमि की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मातृभूमि कविता आपने पढ़ा भी होगा। मातृभूमि कविता की व्याख्या भी मैंने आपको बताई हुई है, विस्तार से मैंने बताया था उसमें, सारे आपने पढ़ा भी होगा खूब अच्छे तरीके से। उसमें हमने समझाया था मातृभूमि कविता के बारे में, और कर्मवीर कविता और मातृभूमि कविता सभी के बारे में बताया था। ठीक है, मातृभूमि और जन्मभूमि कविता की व्याख्या भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यह बात ध्यान रखिए, कर्मवीर और जन्मभूमि कविता। क्लियर। अच्छा, मातृभूमि कविता और जन्मभूमि कविता दोनों आपके पाठ्यक्रम में किसी किसी विश्वविद्यालय में मातृभूमि संकलित है और किसी किसी विश्वविद्यालय में जन्मभूमि संकलित है। तो अधिकतर विश्वविद्यालय में जन्मभूमि कविता संकलित है, और जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गई, गोरखपुर विश्वविद्यालय होगा, दीनदयाल उपाध्याय, उसमें आपकी रचना जो है मातृभूमि संकलित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन सी रचना संकलित है भाई? मातृभूमि रचना संकलित है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो मातृभूमि रचना जो संकलित है वो किसकी रचना है? वो भी जो है मैथिली गुप्त की है। और एक प्रकार से जो है जन्मभूमि रचना है वो भी इन्हीं की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली गुप्ता जी की ही रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा यही डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैथिली गुप्त की रचना, एक तो मैथिली गुप्त की रचना आर्य किसी विश्वविद्यालय में संकलित है और मातृभूमि, और एक कर्मवीर और जन्मभूमि। तो अधिकतर विश्वविद्यालय में कर्मवीर और जन्मभूमि शामिल है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसमें ये दो रचनाएं संकलित है, आर्य और मातृभूमि। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सभी कविताओं की व्याख्या, मातृभूमि कविता की व्याख्या तो मैंने वैसे ही डाल रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहे चीज़ों को। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? तो मातृभूमि का मुकुट किसको कहा गया है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। मातृभूमि का जो मुकुट है सूर्य चंद्रमा को कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर काट दीजिएगा, सूर्य चंद्रमा। ठीक है, सूर्य चंद्रमा जो है वो एक प्रकार से मुकुट मेखला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खास करके हिमालय पर्वत भी आप लगा सकते हैं अगर सूर्य चंद्रमा नहीं दिया है तो। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, क्या लगाकर पाखंडी भी बड़ा मतलब कि बड़ा महापुरुष बन जाता है? तो क्या लगा करके पाखंडी भी एक प्रकार से महापुरुष बन जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कहा गया है कि योगी बन उसके लिए हम साधे सब योग, सब भोगों से है भले जन्मभूमि की भोग। तो ये बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है कि क्या लगा करके पाखंडी भी जो है बड़ा महापुरुष बन जाता है? धरती की धूल लगा करके, जो है मातृभूमि की धूल लगा करके जो पाखंडी व्यक्ति भी होता है वह भी एक प्रकार साधु महात्मा कहने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात करता है? तो अपना शीश समर्पित करने की बात करता है कवि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि जो हैं वो हैं गुप्त जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निराला से रिलेटेड। बताएं भाई, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड प्रश्न है, बताएं फटाफट से। निराला जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताएंगे। निराला जी के बारे में बताएंगे। अच्छा, गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1886 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कवि वचन सुधा, मतवाला, रूपाभ या ज्ञानोदय? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताऊं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, निराला जी जो है वो खास करके किस पत्रिका के संपादक हैं? मतवाला पत्रिका के संपादक हैं। अच्छा, मतवाला पत्रिका जो थी इसका पहले संपादन शुरू किया था महादेव प्रसाद सेठ ने। शुरुआत के एक जो है मतलब जब प्रकाशन, एक पहला प्रकाशन अंक हुआ था तो उसमें अध्यक्षता किसने करी थी? महादेव प्रसाद सेठ ने प्रकाशन करवाया था। किसका? मतवाला नामक पत्रिका का। साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी। फिर उसके बाद में जो है शिवपूजन सहाय जो है प्रकाशन संभाल लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके संपादन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे यहीं पर प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है?
कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आपसे पूछे ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप बताएं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है वो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। अच्छा, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी भाई? मतवाला पत्रिका जो थी वो कलकत्ता से निकलती थी, ओके, और साप्ताहिक पत्रिका थी ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। परिमल किसकी रचना है? परिमल जो है पंत की रचना है, या निराला की है, या महादेवी वर्मा की है, या श्रीधर पाठक की है? तो परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रकाशन कब हुआ परिमल का? 1929 में प्रकाशन होता है। कब होता है? 1929 में प्रकाशन होता है परिमल नामक रचना का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताएं। निराला जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, सबसे पहले ही बताएं। निराला का जन्म जो हुआ था वो 21 फरवरी 1800 कितने में हुआ था भाई? 1899 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1899 में इनका जन्म होता है 21 फरवरी को। और कहाँ पर होता है? मेदिनीपुर में होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, किस छंद के प्रवर्तक है निराला? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक है निराला जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना छायावाद के अतिरिक्त और किस वाद के अंतर्गत आती है? तो और प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भाई? प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है। किसकी रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कविता के लेखक कौन? मतलब तुलसीदास पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसीदास पर पुस्तक लिखी किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निराला जो है निराला की, अच्छा, निराला को छायावाद का एक प्रकार से महेश भी कहा जाता है। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, पंत को छायावाद का विष्णु और निराला को छायावाद का शिव कहा जाता है, यानी कि शंकर कहा जाता है, महेश कहा जाता है। और छायावाद के जो है छायावाद त्रयी में खास करके शामिल है ये कौन? प्रसाद, पंत, निराला जो है कवि त्रयी में शामिल है छायावाद की, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद की दुर्गा कही जाती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। छायावाद के 4 स्तंभों में नाम किसका आता है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का। प्रश्न है कि निराला की किस कविता में महाकाव्यात्मक औदात्य तत्व है? तो सरोज स्मृति में, या तोड़ती पत्थर में, या राम की शक्ति पूजा में? फटाफट से आप बताएंगे। तो कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि जो है निराला की किस कविता में महाकाव्यात्मक औदात तत्व है? तो राम की शक्ति पूजा अगर आप पढ़ेंगे तो एक महाकाव्यात्मक औदात तत्व आपको मिलेगा, क्योंकि लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा विशेष करके इस कविता में आप देखते हैं कि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भगवान राम के उस समय के बारे में बताते हैं जब भगवान श्री राम अंतिम युद्ध के लिए प्रस्तुत होने, मतलब अंतिम युद्ध करने के लिए जाते हैं। और रात्रि, मतलब एक प्रकार से उससे एक दिन पहले की बात है कि वो पूजा करते हैं और एक गाना तब चलता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो वहाँ पर रावण जो होता है अपने घर पर जो है भगवान शंकर की पूजा आराधना करता है, अपने देवी की पूजा करता है, कुल देवी की आराधना करता है। और इधर जो है तब भगवान श्री रामचंद्र को किसी ऋषि ने आदेश दिया कि आप भी पूजा करो और शक्ति पूजा करो, माता जी की पूजा करो, क्योंकि वही शक्ति देने वाली हैं और कल के युद्ध के लिए। तो राम भगवान जो है उस समय पूजा करते हैं और शक्ति पूजा, इसीलिए इस कविता का नाम है शक्ति, मतलब आदिशक्ति जगदम्बा माँ भगवती की पूजा। नवरात्रि आ ही रही है, आप लोग जान ही रहे होंगे, तो आदिशक्ति माँ जोग माया भगवती की पूजा करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो मूल कथानक क्या है इस कहानी, मतलब कविता का, कि ये है कि क्या होता है कि इसमें फूल की ज़रूरत होती है। तो 108 फूल की बात लगभग होती, चढ़ाने की बात होती है। तो उसमें से एक फूल जो होता है वो कम पड़ जाता है, तो फिर उसी को लेकर के संशय बना हुआ होता है। और राम की शक्ति पूजा में एक प्रकार से विशेष करके ये होता है कि भगवान राम को उस समय की याद आती है जब माता कौशल्या इनको बचपन में क्या कहती थी, जो है कमल नयन कहा करती थी। तो जब भगवान को लगा कि भाई सुबह होने वाली थी और पूजा संपन्न नहीं हो पा रही थी, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भगवान राम तीर निकालते हैं और अपनी, मतलब तीर निकालते हैं तो उससे अपने तोड़ीर से, और उसके बाद में अपनी आँख निकाल करके एक कमल के स्थान पर रखने का काम करते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि रखा जाए, इतना सोचते। और क्यों सोच करके करते हैं? क्योंकि उनके पास कमल नहीं है और वो माता दुर्गा जो हैं उस कमल को एक प्रकार से भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जो रात, मतलब उस कमल फूल को एक को गायब कर देती हैं। तो फिर भगवान राम जो है कहते हैं, चूँकि बचपन में माता कौशल्या हमको कमल नयन कहती थी, तो यानी हमारे नयन जो हैं वो कमल के समान है, तो एक कमल मेरा आँख हो जाती। इस दिमाग, मतलब उस परिस्थिति में ऐसा दिमाग काम करके भगवान श्री रामचंद्र का, तो वही रचना है। और उस समय फिर बाद में माता प्रकट होती है राम भगवान के सामने और उनको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि रुक जाओ, ये आँख मत निकालिए, और आपकी पूजा संपन्न होती है। और वो एक प्रकार से मैं आपकी मतलब की परीक्षा ले रही थी। ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा में महाकाव्यात्मक औदात्य तत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न, निराला की पुत्री का क्या नाम था? सरोज नाम था निराला की पुत्री का। और सरोज की मृत्यु जब हो जाती तो उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी होती। इनकी मृत्यु मतलब इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, पुत्री की भी मृत्यु हो जाती है, और इसीलिए निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही, ठीक है। मतलब निराला के जीवन में दुख ही दुख था, शुरुआत से ही दुख था। और ख़ास करके इनकी कविताएं भी प्रकाशित नहीं होती थी, जो कि निराला जो थे वो थोड़ा सा मुक्त छंद के में लिखते थे, और महावीर प्रसाद त्रिवेदी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं हुआ करती थी। तो सरस्वती पात्रिका से बहुत कम कविताएं निराला की प्रकाशित होती थी, ठीक है। चूँकि हालांकि रिश्तेदार ही थे, अगर दूर के रिश्तेदार थे महावीर प्रसाद त्रिवेदी और निराला जी, लेकिन फिर भी जो है उनकी कविताओं को प्रकाशन से करने से मना कर देते थे वो, क्योंकि कहते थे कि भाई तुम मुक्त छंद क्यों लिखते हो, एक थोड़ा सा राइमिंग वर्ड में लिखो, अच्छा लिखो थोड़ा सा, जैसे मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं ऐसा लिखो कुछ। तो निराला क्या करते थे, निराला जो है एक प्रकार से शुरुआत से तो लिख रहे हैं निराला, तो निराला की कविताएं जो सरस्वती पात्रिका से बहुत कम ही प्रकाशित हुई हैं। सरोज उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है। सरोज स्मृति एक विरह काव्य हिंदी साहित्य में लिखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखांत मतलब कि दुख वाली रचना है सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, सत श्री अकाल माल अनल, इसके रचनाकार कौन है? बताइएगा फटाफट से आप बताएंगे। सत श्री अकाल माल अनल के रचनाकार है निराला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? देखिए, राग गोविंद के लेखक कौन है? राग गोविंद की लेखिका है मीराबाई। रस कलश के रचनाकार हैं कौन? हरियोध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने लिखा है रस कलश। प्रिय प्रवास, ये सब रचनाएं उन्हीं की हैं। 1940 में रस कलश का प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। रसिक प्रिया की बात की है तो केशवदास इसके लेखक हैं, रसिक प्रिया के, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी? राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब कहीं मारे पड़ी दिल हिल गया, किसकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं? जब कहीं मारे पड़ी दिल हिल गया, ये पंक्तियां जो हैं वो निराला की कविताओं की हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित हुई? जूही की कली जो रचना प्रकाशित हुई थी वो 1916 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छायावाद की प्रथम योगशाला किस कीर्ति के लिए कहा जाता है? छायावाद की प्रथम योगशाला किसको कहते हैं? झरना रचना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाए। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र जो है किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। आंसू जो है विरह काव्य हिंदी साहित्य का किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है, ठीक है। और किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, ठीक है। झरना किसकी रचना है? झरना, आंसू, लहर, ये सब रचना है, जिसमें देखिए झरना की बात हो रही। झरना मतलब पानी से रिलेटेड, झरना, आंसू, लहर, ठीक है। ये सब जो है कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंघनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन? रचनाकार कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या? प्रश्न पूछा गया है कि सिंघनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन? ये रचनाकार जो है इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वंदना किसकी करती है भाई? भारतीय वंदना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलें, अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार, इस कविता के लेखक कौन है? जागो फिर एक बार के लेखक हैं निराला जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो छायावाद की कवित्री हैं, छायावाद की दुर्गा भी हैं, छायावाद की प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। और महादेवी वर्मा जो हैं सांध गीत, दीप शिखा और भी तमाम प्रकार छायावाद की जो रचनाकार हैं, विशेष करके चाहे मैं प्रसाद जी की बात करूं और चाहे महादेवी वर्मा जी की बात करूं, तो महादेवी वर्मा और छायावाद के जो लेखक हैं खास करके जयशंकर प्रसाद, वो एक प्रकार से आप देखते हैं कि वो मतलब कि वो भी लिखते हैं, मतलब कि गद्य भी लिखते हैं और पद्य भी लिखते हैं, दोनों रचनाएं भी लिखते हैं, ठीक है। गद्य और पद्य में दोनों में काम किया है महादेवी ने भी और प्रसाद ने भी। अगला क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना कविता किसकी कृति है? जाग तुझको दूर जाना ये महादेवी वर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, यूपी में पड़ता है फर्रुखाबाद जिला। 26 मार्च को इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और मृत्यु इनकी होती है 11 सितंबर को, ठीक है, 11 सितंबर को इनकी मृत्यु होती है। और कब? 1987 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इसमें से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। देखें, रश्मि की अगर बात की है तो रश्मि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित काव्य संग्रह है। सांद गीत भी महादेवी वर्मा का है और नीरजा भी महादेवी वर्मा का ही काव्य संग्रह है। जबकि कामायनी जो है एक महाकाव्य है। और किसका महाकाव्य है? कामायनी। कामायनी जो है महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामायनी ही महादेवी वर्मा के द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है झांसी की रानी, वर्तमान युग की सीता, या आधुनिक युग की मीरा, या रजिया सुल्ताना? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग जानते भी हैं, प्रश्न ये लगातार पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जागो तुझको दूर जाना सांकेतिक है, दीपशिखा, यामा, निहार, या सांद गीत का? सांद गीत का एक प्रकार से सांकेतिक है जागो तुझको दूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मोह के बंधन संजीले का क्या आशय है? मोह का बंधन संजीले का आशय क्या होता है भाई? फटाफट से बताएंगे। अविचलित, इसका मतलब होता है अविचलित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना संदेश करता है स्वाधीनता सेनानियों को, या जीवन संघर्ष के पथ पर पथिक को, आराध्य की प्राप्ति के लिए व्यग्र भक्त को, या विघ्न भक्त को? तो इन सभी को एक प्रकार से जाग तुझको दूर जाना जो है संदेश देता है और मोटिवेट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जागो तुझको दूर जाना एक है, क्या है? उद्बोधन गीत है, या फिर युद्ध गीत है, भजन है, या सौंदर्य गीत है? तो एक प्रकार से एक ऐसा गीत है भाई, ये है उद्बोधन गीत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीवन सुधा में कौन सा अलंकार है? तो जीवन सुधा में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है जीवन सुधा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रवृत्ति प्रमुख है। महादेवी वर्मा के काव्य में आप देखते हैं रहस्यवाद प्रवृत्ति ज़्यादा, रहस्यवाद की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है। छायावाद का काल जो है 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक विशेष रूप से माना जाता है। मुख्य रूप से कुछ लोग इसको 1900 से लेकर के 1900 से लेकर, देखें अब यहाँ पर छायावाद ये है 1918 से 1936, 1900 से लेकर के 1920 तक ये द्विवेदी युग कहा जाता है, ठीक है। 1936 से लेकर के 1943 तक ये प्रगतिवाद है। 1943 से 1953 तक एक प्रकार से प्रयोगवाद होता है, ठीक है। तो आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और रामधारी सिंह दिनकर वगैरह प्रगतिवाद में हैं, और यहाँ मैथिली गुप्त और एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और यहाँ पर छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये सब फेमस हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी की रचना काव्य संग्रह जो है खास करके यामा, उसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यामा रचना पर 1982 ईस्वी में, ठीक है, 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। किस पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा की किस रचना पर मिला है? तो यामा पर मिला है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यही सब प्रश्न आपसे परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का परिवार किस संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था? फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, वो माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के खास करके राष्ट्रीय काव्य में से एक प्रकार से, मतलब राष्ट्रीय काव्य कविताओं, मतलब राष्ट्रीय रचनाकारों में से एक है। और आपको बता दो, माखनलाल चतुर्वेदी जो है उनको देव पुरस्कार से भी नवाजा गया था 1943 में, ठीक है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी जो है यही वही लिखते हैं पुष्प के विलासा की, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बंध फिर, मतलब कि बंध प्यारी को ललचाऊँ, या फिर एक प्रकार से चाह नहीं सुरबाला के गहनों में है, मतलब कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर ही हर डाला जाऊँ, ठीक है। मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी, छायावाद के कवि रहे हैं ये, और इनका जन्म होता है 4 अप्रैल 1889 को। ध्यान रखेंगे इस बात को। इनकी रचनाएं जो हैं खास करके, अच्छा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को भी मिला है 1955 में, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और
राष्ट्र कवि हैं ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। प्रश्न पूछा गया है कि ये माखनलाल का परिवार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। तो ये इनके परिवार के लोग जो थे वो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा। प्रश्न क्या है, किसके परिचय के बाद माखनलाल चतुर्वेदी पर देश प्रेम और सेवा भाव का प्रभाव पड़ा, बताएं। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के परिचय के बाद या उनसे मिलने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी पर देश प्रेम का और सेवा भाव का प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की अगर बात की जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो एक प्रकार से उनकी रचना कौन सी, इनमें से वीरों का कैसा हो बसंत, ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पल्लव जो है ये पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, बीड़ा ये सब रचनाकार किसके हैं, ये पंत जी की रचना का मतलब रचनाएं हैं। उर्वशी जो है ये किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये मतलब किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, झांसी की रानी किसकी रचना है। झांसी की रानी किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, झांसी की रानी जो है वो एक उपन्यास भी है। झांसी की रानी उपन्यास जो है आप लोग हिंदी गद्य में पढ़ करके आ रहे हैं बी ए थर्ड सेमेस्टर में। तो वो उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का, 1946 में प्रकाशन हुआ था। तो उपन्यास लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी, लेकिन कविता लिखा है झांसी की रानी को लेकर के। खूब लड़ी मर्दानी माँ तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर मुख बोलो हमने सुनी कहानी थी। ये कविता आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये कविता किसने लिखी है, तो ये कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ये बात ध्यान रखेंगे। किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपको बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड तो वैसे नहीं आप कह सकते हो, लेकिन खास करके झांसी की रानी और वीरतापूर्वक रचनाओं को लिखने के लिए जानी जाती हैं। झांसी की रानी रचना उनकी बड़ी फेमस रचना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसकी, झांसी की रानी किसकी रचना है, तो किसकी है भाई, झांसी की रानी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कविता संग्रह किसकी मतलब कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता संग्रह है, बताएं। त्रिधारा, मुकुल, पथिक या फिर ये भी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा जाएगा। देखिए, त्रिधारा और मुकुल ये किसकी रचना है भाई, त्रिधारा और मुकुल के लेखक कौन है या रचनाकार हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान ही। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा देंगे, सी लगा देंगे, ए और बी दोनों। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कविता आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाई है अभी, और इसकी व्याख्या जल्द ही मैं करवा दूंगा, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और आपको बता दूं ये कविता बड़ी कविता है। ठीक है, और ये छोटी कविता नहीं, बहुत बड़ी कविता है। ठीक है, लेकिन उसको छोटा सा करके बता दिया गया। अच्छा, वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कविता है कि आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब कुछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, और आगे वीरों के कैसे हो बसंत की कविता में जैसे कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत, गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का ऐसा हो बसंत। ये कविताएं लिखी किसने, ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, और बुंदेले मतलब झांसी की रानी शीर्षक कविता है, बड़ी फेमस कविता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली
सहेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार से बहुत बड़ी कविता है, पूरी की पूरी व्याख्या जल्द ही आपके समक्ष आएगी। इन सभी कविताओं को आपको मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट किस वर्ष जारी किया? फटाफट से आप बताएंगे किस वर्ष जारी किया था। एक डाक टिकट जो है वो किस वर्ष जारी किया था? वो 6 अगस्त 1976 को जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? वीरों का कैसा हो बसंत, त्रिधारा और मुकुल, ये तीनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की, जबकि प्रिय प्रवास जो है हिंदी साहित्य का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसके रचनाकार हैं हरिओध जी, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान का जन्म हुआ था प्रयागराज इलाहाबाद में। कब हुआ था जन्म इनका? इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1948, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। ये बात ध्यान रखेंगे। इनके पति जी का नाम था श्री लक्ष्मण सिंह, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब होती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु होती है कब? 15 जनवरी नहीं, यहाँ पर फरवरी कर लीजिएगा। 15 फरवरी 1948 को इनका जन्म होता है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का क्या नाम था? श्री लक्ष्मण सिंह उनके पति जी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुकुल पुस्तक की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने कब करी? तो मुकुल पुस्तक की रचना जो है वो 1931 में की गई थी। अच्छा, मुकुल रचना पर ही इनको सेक्सरिया पारितोषिक अवार्ड भी मिला था 1931 ईस्वी में ही, ठीक है, जो कि साहित्य सम्मेलन प्रमाण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, मुकुल पुस्तक पर किस संस्थान के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान को पुरस्कार मिला था? साहित्य सम्मेलन प्रमाण के द्वारा इनको सेक्सरिया पारितोषिक अवार्ड दिया गया था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना कौन सी है? तो झांसी की रानी इनकी अमर रचना, बड़ी फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है महादेवी वर्मा जी की सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर जो है ओज के कवि हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात किया है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो एक प्रकार से उनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी रचना पर कब मिला था भाई? 1972 ईस्वी में इनको उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लिखने के लिए उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर मुख्य रूप से बी रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रश्मि रथी आप पढ़िए कि जो है रश्मि रथी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा। रश्मि रथी आप सर्च कर लीजिएगा। आशुतोष राणा जी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसका जो है वर्णन किया है, उसको बताया है, एक प्रकार से उसको गाया है। रश्मि रथी आप पढ़िएगा कभी, अगर खाली समय पाइएगा तो बड़ा ज़बरदस्त काव्य है और बड़ा ज़बरदस्त खंड काव्य है रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का, कि ठीक है कि जो है पांडवों को न्याय दिलाने को, ठीक है, और दुर्योधन को समझाने को, पांडवों को न्याय दिलाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, ठीक है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, तो रखो अपनी धरती तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम, ठीक है, इस प्रकार हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिना उठाएंगे, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। दुर्योधन वह भी दे न सका, तो फिर दुर्योधन एक प्रकार से भगवान की तरफ बांधने के लिए तत्पर होता, तो भगवान कहते हैं कि हा दुर्योधन बांध मुझे, हरि ने अपना स्वरूप विकराल किया। है एक कविता ऐसे है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा दुर्योधन बांध मुझे। इस प्रकार से कविता है, पढ़िएगा कभी, मज़ा आ जाएगा उसको सुनने में। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है?
संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, फटाफट से आप बताएंगे। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था बिहार जिले के किस जिले में, बेगूसराय नाम का जिला था, उसी बेगूसराय नामक जिला में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है, तो इनका जन्म होता है कब भाई, फटाफट से आप बताएंगे। 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म होता है और मृत्यु होती है 24 अप्रैल 1974 को, ये बात ध्यान रखेंगे। और सिमरिया नामक गांव पड़ता है, उसी गांव में दिनकर जी का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बेगूसराय जिले में ही पड़ता है सिमरिया गाँव, वहीं पर इनका जन्म होता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इनकी पहली कविता जो है वो एक प्रकार से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी पहली कविता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। देखिए उर्वशी भी दिनकर की रचना है, रश्मिरथी दिनकर की है और कुरुक्षेत्र भी दिनकर की ही रचना है। जबकि जूठन की अगर बात की तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूठन एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से, अच्छा जूठन जो आत्मकथा है, आत्मकथा अंश है, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कहाँ पर, बीए 3rd सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, बताएं। सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसातल की यात्रा, फटाफट से आप बताएंगे। तो दिनकर जी की रचना देखें, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है, बाकी रसातल की यात्रा जो है गिरजा कुमार घोष की रचना है, ठीक है। और दरियाई घोड़ा की अगर बात की जाए तो उदय प्रकाश की रचना है दरियाई घोड़ा, एक कहानी है। और सदियों का संताप जो के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो करेक्ट आंसर इसका होगा परशुराम की प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन से, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को इनमें से अगर देखेंगे तो पद्म भूषण मिला हुआ था दिनकर जी को 1959 ईस्वी में, इनको दिनकर जी को क्या मिला था, पद्म भूषण से नवाजा गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक देखें, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ, तो ये तो है नहीं। रसवंती का प्रकाशन 1939 में हुआ, तो ये भी नहीं है। हुंकार जो रचना है इनकी, इसका प्रकाशन 1938 में हुआ, तो ये भी इनमें से नहीं है। इसमें से प्रणभंग रचना जो है वो पहली काव्य पुस्तक मान सकते हैं इनमें से, ठीक है, चूंकि प्रणभंग का जो प्रकाशन हुआ है ये 1929 में हुआ है, ठीक है, तो इसको पहली काव्य पुस्तक आप मान सकते हो इनकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। उनकी पहली कविता की बात अगर करें, काव्य पुस्तक है वो है प्रणभंग, ठीक है, या खास करके काव्य संग्रह की अगर बात की जाए, पहला काव्य संग्रह कविता संग्रह का प्रकाशित हुआ आगे का, तो 1928 में प्रकाशित हुआ था विजय संदेश। और रेणुका प्रकाशित हुई थी कविता संग्रह है 1935 में, ठीक है, बड़ी फेमस काव्य संग्रह रेणुका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, तो 1925 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा से रिलेटेड है। तो अर्धनारीश्वर मुख्य रूप से ये निबंध विधा की रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन अर्धनारीश्वर एक उपन्यास भी लिखा है विष्णु प्रभाकर ने अर्धनारीश्वर नाम से, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक अर्धनारीश्वर निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है, तो इसीलिए पूछा गया, दिनकर वाले के लिए ही पूछा गया है प्रश्न। लेकिन अगर उपन्यास की अगर बात करेगा तो विष्णु प्रभाकर की का उपन्यास है अर्धनारीश्वर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर जो है छायावाद उत्तर युग के कवि हैं, यानी कि प्रगतिवाद के कवि हैं, छायावाद के बाद के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा दें, छायावाद उत्तर। छायावाद उत्तर का मतलब होता है छायावाद के बाद के कवि हैं। अगला प्रश्न, दिनकर जी किस काल के कवि हैं। दिनकर जी जो है मुख्य रूप से आधुनिक काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के नहीं हैं, ना तो भक्ति काल के हैं, तो किस काल के हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा किस वर्ष भारतीय संसद के सदस्य थे। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर बात की जाए तो बालकृष्ण शर्मा नवीन 1952 में भारतीय संसद के सदस्य बने थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा किस पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते हैं। तो वो एक प्रकार से प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करते हैं, कानपुर से प्रकाशित होती थी ये, ठीक है। और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन तो आप सभी को पता होगा रामधारी सिंह दिनकर करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन। कब संभालते हैं, 1903 में, 1903 से लेकर के 1920 तक संभालते हैं, शायद 1918 तक संभालते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर के 1918 तक संभालते हैं, ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, नवीन जी ने हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने के लिए किस पत्रिका का कार्य संभाला। तो किस पत्रिका का कार्य संभाला उन्होंने, प्रभा पत्रिका का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका में संपादन किस वर्ष किया।
तो 1921 से 23 में संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण शर्मा नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है? देखिए, कुमकुम, रश्मि रेख और जो है प्राण अर्पण, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं, जबकि हिमालय जो है वो उनकी रचना नहीं, हिमालय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखें, कोटि कोटि कंठों से निकला आज यही स्वरधारा है, ये किस रचना की एक पंक्तियां हैं? तो कोटि कोटि कंठों से निकला आज यही स्वरधारा है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं से संकलित है, कविताओं की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने राष्ट्रीय जागरण करते हुए डैश के झंडे को भी राष्ट्रीयता के रंग में रंग दिया। प्रताप के झंडे को, किसले के झंडे को, प्रभा के झंडे को, संदेश के झंडे को? बताएं। तो प्रभा के झंडे को भी राष्ट्रीयता के रंग में रंग दिया उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के तुम हरे जनगण चमक रहे हैं तब शोणित में, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना में संकलित है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, यही गलत बात है इनके संबंध में। बाकी वे अच्छे गद्यकार के साथ साथ माने जाने पत्रकार भी थे। उनके अधिकांश रचनाएं जो है जेल में लिखी गईं और उनमें उनके वैज्ञानिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक जो है कहानी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते, छायावाद के प्रतिनिधि कभी नहीं माने जाते वो। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वाधीनता के लिए कितनी बार जेल गए थे? तो लगभग वो 6 बार जेल गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे का निधन किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। श्याम नारायण पांडे का निधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इनका जो निधन हुआ था, किसका निधन? श्याम नारायण पांडे जी का निधन हुआ था 1991 में। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन होता है डुमराव में। डुमराव एक स्थान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, श्याम नारायण पांडे जी की मुख्य रचनाएं निम्न में से कौन सी थी? बताएं कौन सी हैं? तो श्याम नारायण पांडे जी की मुख्य रचनाएं जो हैं वो कौन सी भाई? देखिए, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, ये सब रचनाएं श्याम नारायण पांडे जी की ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, 46वां उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दिवस स्थापना समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2022 में आयोजित किया गया था, 30 दिसंबर के डेट को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात ध्यान रखें। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो है खास करके वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, जौहर किसकी कृति है? तो जौहर जो है वो एक खंडकाव्य है, वीर रस का खंडकाव्य है, श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी भी एक खंडकाव्य है, वीर रस का है और श्याम नारायण पांडे जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्याम नारायण पांडे जी का है, बताएं क्या है? श्याम नारायण पांडे जी की रचना कौन सी? हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, ये सब रचनाएं श्याम नारायण पांडे जी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई प्रकार से आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है घुमा फिरा करके, तो इसीलिए मैं सारे तरीके से आपको अवेयर करा दे रहा हूँ, अभी से तैयारी आपकी करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न, श्याम नारायण पांडे मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि है श्याम नारायण पांडे जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, थाल सजाकर किसे पूजने, निम्न पंक्तियाँ, थाल सजाकर किसे पूजने, ये पंक्तियाँ श्याम जी की किस रचना से रिलेटेड हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है किस रचना में रिलेटेड हैं? तो ये है हल्दी घाटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी जो रचना है वो बड़ी फेमस रचना है, बात ध्यान रखेंगे। किसकी है? श्याम नारायण पांडे जी की है, बात ध्यान रखेंगे। और उसमें ही ये पंक्तियाँ संकलित हैं, ठीक है। कौन सी पंक्तियाँ भाई? कौन सी पंक्तियाँ? वो पंक्तियाँ संकलित हैं हल्दी घाटी में, खास करके जो है थाल सजाकर किसे पूजने, ठीक है।
और आपको बता दूं इनकी दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। एक तो है चेतना की वीरता, ठीक है, चेतना की वीरता खास करके जो घोड़े को लेकर के लिखा है उन्होंने, राणा प्रताप के घोड़े को लेकर के, राणा प्रताप के घोड़े को लेकर के लिखा है, श्यामनारायण पांडे जी ने लिखा है। क्या लिखा था कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाघरी लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, कि थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर बालों में, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, विराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर ठहर गया, भाला गिर गया निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो वो घोड़ा था राणा प्रताप का। ये कविता इनकी श्यामनारायण पांडे जी की संकलित है। और श्यामनारायण पांडे जी की एक कविता है राणा प्रताप की तलवार, वो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बड़ी ज़बरदस्त कविता है वो भी। वो कविता है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कल कल बहती थी रव गंगा हर दल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी और चटपट उस पार लगाने को, बैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी। इस प्रकार से मुगल उगल बादशाह अकबर अकबर की सेना में भगदड़ मचाती थी जब राणा प्रताप की तलवार, अरे बहुत वजन तलवार थी उनकी, भाला इतना था कि भाई घोड़ा में हाथी का सिर लगा करके आगे चलते थे। सोचो, पैदल है दल गज दल में, छप छप करती वहाँ निकल गई, छड़ कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो, चमचम वहाँ निकल गई, छड़ इधर गई छड़ उधर गई, छड़ चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, छड़ शोर हो गया किधर गई, लहराती थी सिर काट काट बलखाती थी, भू पाट पाट बिखराती अवयव बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट, छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। वो थी राणा की तलवार। राणा की तलवार जो थी इस प्रकार से, एक प्रकार से वो चमक दमक, और इसी प्रकार से राणा का घोड़ा, तो इन दोनों पर एक प्रकार से महाराणा प्रताप को लेकर के इन्होंने लिखी रचनाएं बहुत ही ज़बरदस्त रचनाएं, खास करके बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं श्यामनारायण पांडे जी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना श्यामनारायण पांडे जी की नहीं है, इनमें से बताएं। तो श्यामनारायण पांडे जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे कौन सी रचना इनकी नहीं है श्यामनारायण पांडे जी की, फटाफट से आप बताएंगे तो कौन सी रचना नहीं है। देखिए, उर्वशी रचना जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की, यही नहीं बाकी जय पराजय, गोराबध, रूपांतर, ये सब रचनाएं श्यामनारायण पांडे जी की हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बच्चों के गांधी कहलाते हैं। तो श्यामनारायण पांडे जी जो हैं बच्चों के गांधी कहलाते हैं, इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी कविताएं जो हैं वो अधिकतर बच्चों के सिलेबस में, स्कूली विद्यालयों जो विद्यालय होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 4, 5, 6 या 2, 5, 6, 7, 8, इन सभी में आप देखते हैं इनकी कविताएँ संकलित होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो श्यामनारायण पांडे जी को इसीलिए बच्चों का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में माहेश्वरी जी ने कौन सी संस्था बनाई थी। प्रयागराज में माहेश्वरी जी ने कौन सी संस्था बनाई थी भाई। माहेश्वरी मतलब कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उन्होंने गुंजन नामक संस्था बनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, अगर बात की जाए इनकी माहेश्वरी जी की, तो माहेश्वरी जी से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की बात की है तो 1 दिसंबर 1916 में इनका जन्म होता है, 29 अगस्त 1998 में मृत्यु होती है माहेश्वरी जी की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और माहेश्वरी जी का जन्म जो है, मतलब कि वो खास करके शिक्षा सचिव भी थे उत्तर प्रदेश के, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूँ, ये जो थे खास करके द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक तो है उठो धरा के अमर सपूतों, और एक कविता इनकी वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्राप्त हो किरात हो, संग हो नसात हो, सूर्य से बढ़े चलो, इंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्राण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पृथ्वभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्य भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये जो है वीर तुम बढ़े चलो कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की। और एक कविता है उठो धरा के वीर सपूतों कविता, वो भी बड़ी फेमस कविता है।
कविता कुछ ऐसी है कि उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जनजीवन के जीवन में फिर से उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, नया प्रभात नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति है, नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ये कविता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कविता है कि डाल डाल पर बैठे बिहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगन करते भौरे मस्त हुए मडराते हैं, नवयुग की नूतन बीड़ा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की याद हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, सरस्वती माँ का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आवाहन करो, उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों क्या करो, पुनः नया निर्माण करो, जनजीवन के जीवन में फिर से नया निर्माण करो, नई नई स्फूर्ति नया प्राण भरो। इस प्रकार से जो है ये कविता लिखते हैं कौन, इनका क्या नाम है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की अगर बात की जाए तो इनके बारे में सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पूरी कविताओं की व्याख्या हम लोग चर्चा करने में पूरे संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। इनका जन्म 1907 में हुआ था, डुमराव में, जिला मऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर इनका जन्म होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कई सारी कविताएँ इनकी, तुमुल, रूपांतर, भारती, जय हनुमान, ठीक है, ये सब रचनाएँ जो है। अच्छा, श्याम नारायण पांडे और खास करके ये श्याम नारायण पांडे जी के बारे में मैंने बताया था, ये रचनाएं जो है श्याम नारायण पांडे जी की हैं। और इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचनाओं के बारे में, जो मैंने अभी जो द्वारिका प्रसाद इनके बारे में बताया, द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी के बारे में, वो मतलब कि श्याम नारायण पांडे जी का जन्म 1907 में हुआ था, मऊ डुमराव जिले में, ठीक है। वो थोड़ा सा नाम में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। और इनका जो जन्म हुआ था खास करके द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर भाई, इनका जन्म हुआ था रोहता गांव में, जिला आरा जो पड़ता है, आगरा जिला में इनका रोहता नामक गांव पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म होता है 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, और बाल पुस्तकें भी इनकी लगभग 40 से अधिक बाल पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिसमें बाल गीत, बाल कथा, गीत, कविता और संस्मरण भी लिखे इन्होंने। 6 काव्य संग्रह इनके हैं, 2 खंड काव्य हैं, 26 बाल साहित्य हैं, ठीक है, 3 कथा संग्रह हैं इनके, 5 पुस्तकें इन्होंने जो है 9 साक्षरों के लिए लिखी है, और 3 शिक्षा पुस्तकें लिखी हैं, और ग्रंथावलियाँ लिखी हैं, 3 भागों में बटी हैं ग्रंथावलियाँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी कविताएँ इन्होंने लिखी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। आगे बढ़ते, बड़ा टाइम जो है लग रहा है, तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोहनलाल द्विवेदी निम्न में से किसका संपादन करते हैं? तो सरस्वती पात्रिका का संपादन आप सभी को पता होगा कौन करते हैं। सरस्वती पात्रिका का संपादन तो ऑलरेडी महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोहनलाल द्विवेदी की अगर बात करें तो बाल सखा नामक पत्रिका का संपादन वो करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं जो है सोहनलाल द्विवेदी जी की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में इनका जन्म होता है, एक संपन्न परिवार में जन्म होता है, ठीक है। और ख़ास करके ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से इनकी उच्च शिक्षा हुई थी। 1938 से 1942 ईस्वी तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे, और कुछ वर्षों तक ये बाल सखा के अवैतनिक रूप से संपादक भी रहे हैं, ठीक, मतलब वेतन नहीं लेते थे और संपादन किया करते थे बाल सखा का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु हो जाती है, देहावसान होता है 29 फरवरी को 1988 ईस्वी में। इनकी बड़ी रचना से भैरवी इनकी रचना है, वासवदत्ता इनकी रचना, कृणाल है, पूजा के स्वर है, ये सब बड़ी फेमस रचनाएं हैं। आपके पाठ्यक्रम में मातृभूमि इनकी एक कविता संकलित है, और एक कविता है तुम्हें नमन, ठीक है, चल पड़े जिधर 2 डगमग मग में, वो कविता इनके आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोहनलाल द्विवेदी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी सोहनलाल द्विवेदी की, वो 1 मार्च 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी, या कहीं कहीं पर आपको 29 फरवरी भी मिलता है, तो 29 फरवरी बोलो, या फिर उस समय चूँकि फरवरी जो थी वो 29 की हुआ करती थी उस महीने में, जिस महीने में इनकी 1988 में अगर आप देखेंगे तो फरवरी शायद 29 की पड़ेगी, तो उसी 29 फरवरी को, या कहीं कहीं पर आपको 1 मार्च लिखा हुआ मिलता है। तो चूँकि 29 फरवरी भी होती है, तो 29 फरवरी
4 साल के बाद में आती है, ठीक है, लीप ईयर में आती है, तो इसीलिए 29 फरवरी भी आप लिख सकते हैं। तो 29 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब मृत्यु हुई थी, ध्यान है, 29 फरवरी 1988 को, या फिर मार्च 1988, क्लियर, या 1 मार्च। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, सोहनलाल द्विवेदी निम्न में से गीतों की रचना, उन्होंने कौन से गीतों की रचना करी है, कौन से गीत उनके हैं सोहनलाल द्विवेदी के। सोहनलाल द्विवेदी की बात की तो ग्राम्य उद्योग की उन्नति, किसानों की दशा और खादी का प्रचार, ये तीनों गीत उन्हीं के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोहनलाल जी का प्रथम काव्य संग्रह भैरवी किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह है भैरवी, सोहनलाल द्विवेदी जी का 1941 में उसका प्रकाशन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोहनलाल द्विवेदी की मुख्य कविता संग्रह कौन सा है। तो देखिए भैरवी, चेतना, पूजा गीत, प्रभाती, ये सब कविता संग्रह हैं द्विवेदी जी के, सोहनलाल द्विवेदी के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी जी के बाल कविता संग्रह बताएं। तो सोहनलाल द्विवेदी जी के काव्य संग्रह जो है खास करके जो है बाल कविता संग्रह, पहला दूध बतासा बांसुरी, शिशु भारती और बाल भारती, ठीक है। इसके अलावा झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, ये सभी जो बाल कविता संग्रह हैं वो सोहनलाल द्विवेदी के हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सोहनलाल जी का आख्यान काव्य संग्रह निम्न में से कौन सा है। वास, वंदना और विस्पान, ये दोनों इनके क्या हैं, ये दोनों इनके काव्य संग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सोहनलाल जी का प्रेम गीत निम्न में से है। सोहनलाल जी का जो प्रेम गीत है वो बसंती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोहनलाल जी की कविता की भाषा कैसी है। तो इनकी भाषा जो है वो सरल भी है, पारिष्कृत खड़ी बोली है और सहज भी है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी भाषाएं, पारिष्कृत, खड़ी बोली, सरल, सहज, ये सब भाषाएं सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है, सोहनलाल जी की रचनाओं में निम्न में से किस शैली का प्रयोग हुआ है। तो इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोहनलाल जी का श्रेष्ठ कविता कौन सी है। सोहनलाल जी की श्रेष्ठ कविता है प्रकृति संदेश, बढ़े चलो, पूजा गीत, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो अटल बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, फटाफट से आप बताएंगे। अटल बिहारी जी की अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारतीय इतिहास में 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था 25 दिसंबर को 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के एक गाँव में हुआ था, ग्वालियर जिले के। और इनका पैतृक गाँव जो था वो बटेश्वर है और इनके पिताजी का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, एक शिक्षक और कवि थे इनके पिताजी, इनकी माताजी का नाम था कृष्णा देवी वाजपेयी और उनके 7 भाई बहन भी थे, ठीक है। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीबाड़ा विद्यालय से प्राप्त करी थी और स्नातक की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी करी थी। और आपको बता दूं कि विधि स्नातक की डिग्री इन्होंने कानपुर में स्थित देवी कॉलेज है वहाँ से इन्होंने अर्थशास्त्र विषय में जो है क्या था, विधि और स्नातक करी थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि ये खास करके 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयं सेवक संघ की भूमिका भी निभाई थी और न्यूज़पेपर में संपादक का भी काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की और उन्होंने 2 बच्चियों को गोद ले लिया था, खास करके जो BN कॉल की बेटियां नमिता और एक नंदिता थी, उन्हीं को गोद ले लिया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी, ये बात ध्यान रखें। और हमारे देश के दिन के लिए खास करके एक राजनेता का उस समय निधन हो जाता है और एक प्रकार से बहुत दुखद घटना होती है वो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता का निधन होता है। और अटल जी बहुत ही फेमस कविताकार भी हैं, ऐसी बात नहीं कि वो केवल प्रधानमंत्री रहे भारत के, बल्कि वो भाजपा से ही थे वो। और गीत नया गाता हूँ, आओ फिर से मतलब दिया जलाएं, ऊंचाई, मौत से ठन गई, दूर कहीं कोई रोता, मेरी 51 कविताएं, ये सब अटल जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इनमें इनकी कई सारी कविताएं संकलित थीं। 1992 में इनको पद्म विभूषण मिला था। 1993 में डीलिट की उपाधि इनको कानपुर विश्वविद्यालय ने प्राप्त की, मतलब दी थी। CSJMU जो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि मिली थी 1993 में। 1994 में श्रेष्ठ संसद पुरस्कार भी इनको मिला था। 1994 में ही इनको भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का पुरस्कार मिला था। 2015 में इनको डीलिट की उपाधि भी देते हैं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा 2015 में डीलिट की उपाधि दी जाती है। और इसके अलावा 2015 में ही आप देखते हैं मतलब जिलालाल बैरवा देवली जो है वो भी पुरस्कार इनको मिलता है। 2015 में ही फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार, ठीक है, 2015 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जाता है।
तो एक प्रकार से बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, फटाफट से आप बताएंगे। अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अटल जी को 2 कविताओं का संग्रह, अटल जी की 2 कविताओं का संग्रह कौन सा है, बताएं। एक तो मेरी 51 कविताएं और एक नैदन्यम, इनकी 2 कविताएं कौन कौन सी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता संग्रह हैं उनकी अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी देखिए, मेरी 51 कविताएं तो इनकी जो है कविता संग्रह है ही, ठीक है। इसके अलावा मेरी 51 कविताएं भी इनकी है। और इसके अलावा अगर बात करें इनकी और भी कविताएं संग्रह हैं, जैसे कि गीत नया गाता हूँ, ठीक है, गीत नया गाता हूँ, इसमें है कदम मिलाकर चलना होगा, एक कविता है इनकी, कदम मिलाकर चलना होगा, ये इनकी कविता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनका कविता संग्रह एक और है खास करके, और भी तमाम सारे कविता संग्रह इनके, ठीक है, जैसे मौत से ठन गई, दूर कहीं कोई रोता, गीत नया गाता हूँ, आओ फिर से दिया जलाएं, ऊंचाई, ये सब काव्य संग्रह हैं। और कविताओं की अगर बात की तो ये कविताएं हैं इनकी, खास करके जो ये कविता है खास करके कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, ये इन्होंने एक प्रकार आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, कदम मिलाकर चलना होगा, तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और एक कविता है इनकी कदम मिलाकर चलना होगा, कौन सी कविता है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते कदम मिलाकर चलना होगा, हासिर रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ों में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढालना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांग ले, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन के सत्सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक कविता और है, उनकी याद करें, ये भी उनकी कविता संकलित है कि जो वर्षों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़ गए खेल में उनकी याद करे काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू के जुट तेल पेरते सरवरकर से बलिदानी को, याद करे बहरे शासन को, बम से थर्राते आसमान को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को, अन्यायी से लड़े दया कमत फरियाद करे, उनकी याद करे, जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई, मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति ससंगत, भक्ति अकंपित, कृत तेजस्वी घृत हिमगिरसी, मुक्ति मांगती गति अप्रतित, अंतिम मांगती गति अप्रतिहत, अंतिम विजय सुनिश्चित, पथ में क्यों अवसाद करे, आओ उनकी याद करें। इस प्रकार से कविता लिखते हैं ये, तो बड़े ज़बरदस्त कवि भी रहे हैं वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कर्म जीवन किस कार्य से प्रारंभ हुआ है, तो इनका कर्म जीवन जो है वो पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे जो है प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, और निश्चित तौर पर आपने लगभग 150 से अधिक प्रश्नों को जाना आज के वीडियो के माध्यम से। और हिंदी साहित्य के पेपर 1 को एक प्रकार जिसमें आपको पढ़ना है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, इसका पेपर पहला मॉडल पेपर ये है, और दूसरा मॉडल पेपर जो है वो एक प्रकार से, अच्छा इसमें देखिए ये मॉडल पेपर नहीं है, ये हमारा जो दूसरा चैनल है BA करेकर, उस पर ये नाट्य वृत्तियों से रिलेटेड प्रश्न जो है वो उसमें बताए गए हैं। हालांकि हिंदी साहित्य का कुछ ऐसा मॉडल मतलब कि आपको दिखेगा थंबनेल, उसमें आपको मिल जाएगा साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, न्यू मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। 2 मॉडल पेपर मैंने दे चुका हूं और प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगे आपको, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाकर के हर एक सब्जेक्ट की BA 5th सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस को देख पाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग प्लेलिस्ट है और अलग अलग पेपर भी होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे ऑल ऑफ यू। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो आप लोगों ने इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को समझा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे और भी मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।